तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो 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 तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। साधु 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 साधु। भदंत श्रद्धालु महास्तवीर गुरुजी आपको नमन। भिक्खुनी धम्म मेधा थेरी जी आपको नमन। अध्यापक और पूर्व उपकुलपति राम नक्षत्र प्रसाद जी आपको प्रणाम। मैं यहाँ विशेष करके अध्यापक भाई अरुण यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत व्यस्तता के बीच भी वो आ पाए इधर। पवन जी और अशोक शाकिया जी, सुब्रत बड़ुआ जी, आपको विशेष धन्यवाद कि इतने कम समय में प्रतिकूल परिस्थिति, अभी वेदर भी ऐसा है, इस बीच भी आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया। इसलिए आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका पूरा टीम को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सामने जो भिक्खु संघ है उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। कुछ बातें मुझे लगा कि यहाँ रखना चाहिए इस बीच, इस अवसर पे, जो हमको याद करना भी चाहिए। सर्वप्रथम मैं भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हम यहाँ खड़े हैं श्रावस्ती में। ये हमारा 9 प्रोग्राम हो चुका है, ये 9वां प्रोग्राम है और अगले हफ्ता भुवनेश्वर में भी होगा और जहां हम सम्राट अशोक, धौली और पाली का चर्चा करेंगे। और इसमें हमारे साथ जुड़े हैं कई संस्था, उसमें महाबोधि सोसाइटी भी जुड़े हैं। कुशीनगर में हमने किया, वहां बुद्ध इंटर कॉलेज और मदन ज्ञानेश्वर जी से भी दर्शन हुआ। यहाँ जेतवन कॉलेज भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कई संस्था ऐसे जुड़े हैं। देश भर में पिछले 2 महीने से हमारा कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि पाली को शास्त्रीय भाषा घोषणा किया है प्रधानमंत्री जी ने, उनको धन्यवाद ज्ञापन न सिर्फ, और ये भी उन्होंने पिछले 10 साल, और गुरुजी, परम श्रद्धेय गुरुजी ने आज यहाँ हमको याद दिलाया कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार बुद्ध के बात करते हैं, हर स्थान पर बुद्ध को, भगवान बुद्ध को याद करते हैं और न सिर्फ याद करते हैं, बुद्ध के पथ पे चलने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। यहाँ बैठ के मुझे याद आ रहा था कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, उस समय उन्होंने प्रथम ऐसे नेता जो यूनाइटेड नेशन में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री और व्यक्तित्व जो कि संयुक्त राष्ट्र के पटल पे, मंच पे खड़ा होकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक बार नहीं, पानी एक बार नहीं, बार बार उन्होंने कहा कि भारत का विरासत भगवान बुद्ध है। भारत ने सारा विश्व को बुद्ध
और विश्व को भगवान बुद्ध के पथ पे चलना है। ये बार बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और कई ऐसे विश्व मंच से उन्होंने ये बात जताया। इसके साथ प्रधानमंत्री जी एक बहुत असाधारण बात भी कहते हैं और वो बार बार कहते हैं, और हम कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत का बात करते हैं, वो विकसित भारत में भारतीय भाषा और भारतीय धरोहर दोनों को ही समान मर्यादा मिलेगा। वो बार बार कहते हैं कि 21वीं शताब्दी, और हमारे बीच यहाँ बहुत सारे अपने छात्राओं बैठे हैं, युवा मित्र बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी जो है वो एशिया की शताब्दी होगा। It will be the Asian century will be the 21st century will be Asian century। और ये 21वीं शताब्दी जो एशिया का शताब्दी होगा, ये बिना बुद्ध, भगवान बुद्ध का ये शताब्दी बन नहीं सकता है। एशिया का शताब्दी अगर बनाना हो तो भगवान बुद्ध को बीच में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, उनके संदेश को केंद्रित करते हुए एशिया का शताब्दी बनेगा। हमने यहाँ जब हम यहाँ श्रद्धा ज्ञापन कर रहे थे तो मुझे ये बात भी याद आ रहा था कि आपने राम नक्षत्र जी आपने याद दिलाया कि 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2 महीने पहले अक्टूबर में मिला। उसमें आसामीज है, बंगला है, मराठी है, प्राकृत है, पाली है। आप याद कीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर का मातृभाषा मराठी, और उन्होंने जब धम्म दीक्षा लिया वो पाली में लिया, दोनों भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषणा किया। और दूसरी बात यह है, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 1956 में जब 2500वां बुद्ध जयंती मना जा रहा था तो उस समय भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा एक बहुत मार्मिक लेख उनका। उस लेख में उन्होंने लिखा कि पाली भाषा को, भारत में पाली भाषा बहुचर्चित नहीं होता है, ये आश्चर्यजनक है। क्योंकि, और ये आनंद कौशल्यायन जी लिख रहे हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन कह रहे कि पाली भाषा न सिर्फ आधुनिक भारत की भाषाओं को भी समृद्ध किया है, परंतु पाली भाषा भारत का ऐतिहासिक जो संपर्क है भिन्न देशों के साथ, इस संपर्क को पाली भाषा ने सुदृढ़ किया है, समृद्ध किया है। इसलिए अगर पाली भाषा का चर्चा बहुचर्चित हो इस देश में तो भारतीय भाषा भी समृद्ध होंगे और भारत का संपर्क अन्य सभ्यता देशों के साथ भी समृद्ध और पुनरुज्जीवित होगा। ये भदंत आनंद कौशल्यायन जी 1956 में लिख रहे हैं। 1956 नवंबर में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम था वो काशी विद्यापीठ में था और सारनाथ में था। सारनाथ मूलगंध विहार कुटीर में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाकर वहां उन्होंने संबोधित किया एक जनसभा, और काशी विद्यापीठ में जब छात्राओं को संबोधित कर रहे थे तो बाबा साहेब ने दुख जताया। उन्होंने दुख प्रकट किया। किस विषय में? उन्होंने दुख प्रकट किया कि एक समय भारत में विक्रमशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था। भारत को ज्ञान के समाज और ज्ञान का सभ्यता और ज्ञान का देश के नाते ये भारत सारा विश्व में परिचित था। ये मुझे आपको श्रावस्ती में बैठ के समझाने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। और इस नालंदा को ध्वंस किया गया और बाबा साहब कह रहे हैं किसने ध्वंस किया, और वो ध्वंस होने के बाद क्या हुआ, ये सब दुख उन्होंने जताया, उन्होंने प्रकट किया उस दिन 1956 नवंबर में। और 10 दिन के अंदर बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं
और मुझे लगता है कि मेरे साथ आप लोगों को भी गर्व और हर्ष भी हो रहा है कि आनंद कौशल्यायन जो दुख उन्होंने प्रकट किया था कि पाली भाषा का चर्चा या उसका मर्यादा, उसको सटीक दर्जा नहीं दिया जा रहा है देश में, ये आज शास्त्रीय भाषा घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ भगत आनंद कौशल्यायन, अभी तो मैं कह सकता हूँ जगदीश कश्यप, राहुल संकीर्तन, सुनीति चैटर्जी जैसे कई ऐसे लोग अतीत में नागसेना, बुद्ध दत्ता, बुद्ध घोष और धम्मपाल जैसे लोगों का भी सम्मान किया, जैसे दार्शनिकों का भी सम्मान उन्होंने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय 2024 में इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं कितना सीट उनको मिला नहीं मिला, जून पहले हफ्ता में इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और जून के बीच शपथ लेने के बाद ही प्रथम उनका कार्य रहा नालंदा में जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना, द्वार उद्घाटन करना। बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धा अगर हम कहते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय और पाली को शास्त्रीय भाषा घोषणा करना, यही मैं कह सकता हूं। एक अद्भुत आप कह सकते हैं कि ये सांकेतिक भी है कि बंगला को शास्त्रीय भाषा घोषणा किया गया, पाली को भी शास्त्रीय भाषा घोषणा किया गया। आप में से कई पूछ सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बौद्ध धर्म के साथ क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक थे, जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। वो तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्तित्व थे, राजनेता थे, उनके साथ ये पाली और बौद्ध धर्म का क्या, हम उनके नाम पे क्यों ये कार्यक्रम कर रहे हैं? हमारे इतिहास को सटीक रूप से हमको पढ़ाया नहीं गया और कई कारणवश श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अवदान भी इतिहास से मिटाए देने का कोशिश किया गया। और बाबा साहेब अम्बेडकर का त्याग पत्र जैसे आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं ढूंढ पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा मैं त्याग पत्र देने के पहले मैं लोकसभा तब पार्लियामेंट में मैं भाषण देना चाहता था। स्पीकर ने कहा नहीं आपको देने नहीं देंगे, आप अपना चिट्ठी रखिए। सिर्फ बाबा साहेब ने चिट्ठी नहीं रखा, बाबा साहेब ने वो चिट्ठी त्याग पत्र मीडिया को सौंप दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी त्याग पत्र देना चाह रहे थे, बहुत कठिनाई के माध्यम, बहुत ऑपोजिशन फेस करके भी अल्टीमेटली उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। पर वही प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाली बौद्ध धर्म क्या, क्यों? तो मैं यह बताना चाहता हूं, आपको ये जानना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो पिता थे आशुतोष मुखर्जी, प्रकांड विद्वान और कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके समय में सारा भारत में प्रथम पाली विभाग जो बना 1960 में और कलकत्ता विश्वविद्यालय में बना। एक तरफ सर आशुतोष मुखर्जी भारतीय भाषा बंगला को बढ़ावा दे रहे थे, दूसरे तरफ पाली भाषा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। इसलिए मैं कहता हूं दोनों भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा देके यह सर आशुतोष मुखर्जी का भी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वही क्रम है, वही क्रम। और आशुतोष मुखर्जी अनागरिक धर्मपाल जी के साथ मिलित होकर महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से पाली भाषा चर्चा, बौद्ध धरोहर विरासत संरक्षण करने में अग्रिम पंक्ति के एक दार्शनिक और नेता भी बने। महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष भी आशुतोष मुखर्जी बने और श्रीलंका के संघ भिक्खु संघ के सबसे वरिष्ठ गुरु जो थे, उन्होंने आशुतोष मुखर्जी को उपाधि दिया संबुद्धगम चक्रवर्ती, संबुद्धगम चक्रवर्ती। और इस उपाधि 500 साल में किसी को नहीं मिला, आशुतोष मुखर्जी को मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो भले मुखर्जी थे, भले बंगाली थे, पर उन्होंने पाली भाषा और बुद्ध विरासत के लिए अनागरिक धर्मपाल जी के साथ हाथ मिलाकर उस समय जब हम पराधीन थे, जो उन्होंने किया
भारत के इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया। उनके बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने 33 साल की उम्र में। और आज हम बैठ के आप देवीप्रिया वलिसिना का, डॉक्टर देवीप्रिया वलिसिना महाबोधि सोसाइटी के संपादक थे, 35 साल संपादक थे, श्रीलंका के थे। और डॉक्टर देवीप्रिया वलिसिना कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। बंगाली जैसे धोती पहनते थे, बंगाली बोलते थे और उस समय के सबसे बड़े भिक्षु और बौद्ध धर्म के चिंताविद भी थे। देवीप्रिया वलिसिना कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब उन्होंने एक पेपर लिया, सिनालिस का भी पेपर लिया, सिनाली भाषा पढ़ने का भी उन्होंने पेपर लिया। और उनके कार्यकाल में पाली भाषा, उसमें चर्चा, उसमें शोध, उसमें लेखन, सब उन्होंने समर्थन किया। उपकुलपति के नाते सुब्रत बड़ुआ जी बैठे हैं यहाँ, बड़ुआ समाज के बौद्ध हैं ये। इनके समाज के प्रकांड विद्वान थे अध्यापक बेनी माधव बड़ुआ। ये आशुतोष मुखर्जी के कारण अध्यापक बेनी माधव बड़ुआ विदेश गए, लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि उन्होंने किया बौद्ध धर्म के ऊपर। और प्रथम कहते हैं कि प्रथम एशिया बौद्ध जो है जिनको डॉक्टरेट उपाधि मिला, ये बेनी माधव बड़ुआ थे। इसलिए पाली भाषा का चर्चा और शोध का लंबा इतिहास है। पर स्वाधीन भारत में उस इतिहास का जो धारा है, वो धारा रुक गया। वो धारा बचाकर रखे राम नक्षत्र प्रसाद जी जैसे विद्वान, पर वो धारा प्रवाह में बन नहीं पाया। आज ये मौका है शास्त्रीय भाषा घोषणा करने के बाद वो धारा प्रवाह में भी बन सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाबोधि सोसाइटी के 11 साल अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री थे तब भी अध्यक्ष थे, जनसंघ के संस्थापक थे तब भी महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष थे। और जब चुने गए लोकसभा में तब भी महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष थे। और बुद्ध के अस्थि, भगवान बुद्ध के अस्थि, महामोगलन सरिपुत्र के अस्थि लेकर सारा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, वो जाकर ये अस्थि को लेकर घूमे। मैं 4-5 दिन पहले ही थाईलैंड में था। आप सब जानते हैं, भाई अरुण भी काफी प्रवास करते हैं। आप जानते हैं कि थाईलैंड जैसे देश भगवान बुद्ध को पूजते हैं, उनके जीवन में समाहित है, उनके दैनंदिन जीवन में समाहित है। वो जैसे श्री गणेश जी, इंद्र और ब्रह्मा जी को पूजन करते हैं, वैसे ही भगवान बुद्ध को भी अत्याधिक पूजन करते हैं। और आप याद कीजिए कि ये थाईलैंड के सम्राट राजा जो खुद भिक्षु बन गए और वहां से पूरा पाली त्रिपिटक का जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ऐसे कई देश, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, या तो आप जानते हैं सारे मंदिरें भी यहाँ हैं। इन देशों के साथ हमारे नए संबंध, नए युग के लिए भी बन सकता है ये पाली के माध्यम से। और जो लोग पाली पढ़ते हैं, एक होता है ना कभी, अरे पाली पढ़ के क्या करूंगा, भ्रमित मत होइए। कई लोग शोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। एक तो है कि हमारा ये कर्तव्य है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाली को संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना, पाली फिर से लोक भाषा बने, इसका भी प्रयास करना, ये हमारा दायित्व है। हम विशेषज्ञ है या नहीं है, पर ये हमारा दायित्व है। इसलिए आप भी भ्रमित मत होइए। जो पाली पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि सारे विश्व में पाली के प्रति अभी नया रुचि बढ़ रहा है। और ऐसे शोध भी हो रहे हैं, पाली कैन बी द इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी। जैसे संस्कृत है वैसे पाली भी बन सकता है, ऐसा शोध हो रहा है। आपके सामने बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत
स्वरूप है। और हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विरासत भी है और विकास भी है। बिना विरासत विकास नहीं हो सकता, वो खोखला विकास है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं बार बार। मैं अंत में यही बोलूंगा कि मैं बहुत संक्षिप्त में ये थोड़ा इतिहास से जोड़ना चाह रहा था और जोड़ के मुझे लगा कि हमको जानना चाहिए कि बुद्ध चर्चा, बुद्ध चर्चा न सिर्फ बौद्ध में था। मैंने जो दो तीन नाम आपके समक्ष रखा, आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को जो पूछते वही बौद्ध बन जाते हैं मन से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, उनसे ही मैं समापन करूंगा। वो बंगला के, आप अगर बंगला भाषा को सोचते हैं तो गुरुदेव के बिना आप सोच नहीं सकते। बंगला के पुजारी थे और उनके लेख, उनका सोच सब कुछ बंगला में। मुझे नहीं लगता है कि आज तक उनसे ज्यादा कोई किसी ने बंगला में लिखा हो। गुरुदेव का लेख, गुरुदेव का सोच भगवान बुद्ध के ऊपर आप पढ़िए, कई बार उन्होंने प्रकट किया है। 1927 को वो थाईलैंड गए और मैं जाकर इस बार उनको कहा, थाईलैंड गए और थाईलैंड में उनका जाने का उद्देश्य था कि शांति निकेतन में बुद्ध स्टडीज और पाली स्टडीज का एक चेयर गठन करना चाह रहे हैं। और थाईलैंड में कई जगह, कई मोनेस्ट्री मंदिरों गए और हर जगह एक बात उन्होंने कहा कि आप मुझे देखिए, मैं न सिर्फ भगवान बुद्ध को पूछता हूं, मैं बौद्ध हूं ही। तो गुरुदेव अगर ये बात कह सकते हैं, हम इसको मन में रखते हुए हमारा कर्तव्य यही है कि हम पाली को आगे बढ़ाएं। बौद्ध विरासत जो फिर से उभर के आ रहा है और सारे विदेश, सारे दुनिया में फैल रहा है, भारत को केंद्रित करके इसको हम आगे बढ़ाएं। 21वीं सदी एशिया का सदी है, ये सोच भी हम अपने मन में रखें और फिर से नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ऐसे प्रकांड विश्वविद्यालय खड़ा हो भारत में। भारत फिर से ज्ञान का देश, ज्ञान का सभ्यता बने, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया। मैं जानता नहीं हूं कि ये प्रयास अगर सटीक हुआ, और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिला है, प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ आ पाए। और आज गुरुजी का भी आशीर्वाद हमें मिला है। आप सबको नमन करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, भारत माता की जय।